नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर असम से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने असम को करोड़ों की सौगात दी। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी बड़ी खबर कांकेर से है, जहां नारायणपुर सीमावर्ती जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है। इसके अलावा आज 5 के पंच की तीसरी बड़ी खबर जबलपुर से होगी, जहां धार्मिक कथा के दौरान श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज अचानक मंच से लापता हो गए। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी बड़ी खबर धार से है, जहां नसबंदी शिविर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इसके अलावा आज 5 के पंच की पांचवी और अंतिम बड़ी खबर T20 विश्व कप से जुड़ी है, जहां कल भारत पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के कोलंबो में रोमांच देखने को मिलेगा। तो 5 के पंच की ये 5 खबरें। पहली खबर असम की, जहां पीएम मोदी पहुंचे। दूसरी खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है। इसके अलावा नसबंदी शिविर में भी बड़ी लापरवाही आई है, इस पर भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे और भारत पाकिस्तान मैच के बारे में भी अहम जानकारी देंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर असम से है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने असम को करोड़ों की सौगात दी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी असम में एक एयरफील्ड पर उन्होंने लैंड किया। दरअसल चाबुआ एयरफील्ड है जिसे बनाया गया है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के C-130 विमान से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। पीएम का प्लेन डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर उतरा। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुसेना ने ELF को नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद के लिए तैयार किया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगा। मोरन हाईवे पर पीएम मोदी की मौजूदगी में राफाल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो किया। इस दौरान हाईवे से ही विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहे, करोड़ों की सौगात दी। एक एयरफील्ड का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। खुद इस पर C-130 विमान से वो लैंड किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे और यहां से वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन जो है डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरा। ये बेहद अहम है नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये एयर स्ट्रिप बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि हाईवे पर ही इसे बनाया गया है ताकि ये कई मामलों में रणनीतिक तौर पर भारतीय वायुसेना को जो है वो ऑक्सीजन देने का काम करेगा। नॉर्थ ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं, अगर आपदा, बाढ़ जैसे स्थिति से सामना करना पड़ता है तो वायुसेना इस हाईवे का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा सबसे अहम रणनीति ये है कि चीन का बॉर्डर जो है यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऐसे में ये एयर स्ट्रिप भारत की वायुसेना के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद काम आने वाला है। इस एयर स्ट्रिप पर खुद प्रधानमंत्री मोदी C-130 विमान से उतरे और उनका उतरना बेहद शानदार रहा। तमाम तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए और करोड़ों की सौगात असम को उन्होंने दी। नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बेहद अहम रहने वाला है। और चलिए
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कांकेर से अगली खबर है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर में नक्सलियों का डंप बरामद किया गया है। आपको बता दें कि जंगल में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान निकले जवानों ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री, नक्सल सहित साहित्य और अन्य सामग्री मिली है। बताया जा रहा है कि ये सामग्री किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से छुपाई गई थी। बरामद सामग्रियों को जब्त कर थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कांकेर में एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों का डंप बरामद किया गया है। 12 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। बारूद प्लास्टिक पैकेट में लगभग 2 किलोग्राम रखे थे, उसे भी बरामद किया गया है। बीजेएल लॉन्चर 30 नग, बीजेएल 4 आईईडी भी नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। तो नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी, उनके हथियार को जब्त किए जा रहे हैं। नक्सली पूरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, नक्सलियों का डंप बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है और क्या माना जाए कि ये नक्सली खुद ब खुद अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा बल जो है कोई मौका देने वाले नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ये जो इलाका है, जिस इलाके से ये सारे सामान बरामद किए गए हैं, ये इलाका बिना गुंडा का इलाका है और कभी ये नक्सलियों की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती थी। ये इलाका सबसे मजबूत जोन था नक्सलियों का, लेकिन पिछले 2 सालों में इस इलाके में कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। अब यही कारण है कि इस इलाके में नक्सली पूरी तरीके से बिखर चुके हैं और कांकेर जिले में महज 20 से 25 की संख्या में ही नक्सली बचे हैं, जो कि जंगलों में छिपते फिर रहे हैं। और इन्होंने जो कई स्थानों पर जो डंप रखा था, हथियार छुपा कर रखे थे, वो अब धीरे धीरे बरामद हो रहे हैं। लेकिन इस हथियारों की बरामदगी से एक चीज और समझी जा सकती है कि नक्सलियों ने कितनी खौफनाक साजिश रच के रखी थी, क्योंकि बड़ी संख्या में बीजीएल वहां से बरामद हुए हैं, आईडीज बरामद हुई हैं। तो बिल्कुल नक्सली जो है बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जवानों ने उन्हें बैकफुट पर धकेला है, उसके बाद अब नक्सली मारे मारे फिर रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नहीं बचा है। क्या ये जो हथियार बरामद हुआ है, इसके अलावा भी इलाके में नक्सलियों की गतिविधि या और भी हथियार हो सकते हैं? ऐसे कुछ इनपुट्स पुलिस को मिला, कुछ जानकारी उन्होंने दी आपको? जी बिल्कुल, देखिए, लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो है अबुझमाड़ से लगता है और अबुझमाड़ ही नक्सलियों का सबसे बड़ा जोन था और नक्सलियों की राजधानी अबुझमाड़ थी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस इलाके में और भी ज्यादा नक्सलियों के डंप छुपे होंगे, जिन्हें खोजने की कोशिश जो है पुलिस के जवान कर रहे हैं और लगातार उन्हें इस पर सफलता भी मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया गौरव श्रीवास्तव, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव कांकेर से लगातार खबरों पर अपडेट कर रहे हैं कि कैसे यहां इन इलाकों में नक्सलियों की जैसे गतिविधि मिली, सुरक्षा बल एक्टिव हुआ और इनके खिलाफ अभियान चलाया गया और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। बिना गुंडा जंगलों में हथियारों का जखीरा नक्सलियों ने छिपा रखा था, जिसका वो इस्तेमाल अब कभी नहीं कर पाएंगे। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने नक्सलियों के इस डंप को बरामद किया है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार है, विस्फोटक सामग्री है, नक्सल साहित्य भी है, जिसे जब्त कर लिया गया है। दरअसल नक्सली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ही इसे छिपाकर रखा गया था। बरामद सामग्री को जब्त कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी, नक्सलियों का हथियार अपने आप में बहुत अहम होता है और जब यही बरामद हो जाए तो नक्सली जो है वो पूरी तरीके से टूट सकते हैं। तो ये सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर जबलपुर से है, जहां पर एक मंच से अचानक से महामंडलेश्वर गायब हो गए।
और अपने आप में ये खबर जो है हैरान करने वाली रही। दरअसल महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज अचानक से गायब हो गए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच में वे बिना किसी को सूचना दिए ही कहीं चले गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि महाराज पर पहले से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। घटना के बाद आयोजकों ने मीडिया से दूरी बना ली है। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है। तो उत्तम स्वामी महाराज मंच पर थे, मंच पर कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अचानक से वो मंच से गायब हो गए। और आखिर गए कहां, उनके साथ क्या हुआ, क्या वजह रही कि मंच से गायब हुए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई। और जो आयोजक करता है वो भी इस पूरे मामले में कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है। दरअसल धार्मिक कथा चल रही थी जबलपुर में और उत्तम स्वामी महाराज मंच पर पहुंचे थे। यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं उत्तम स्वामी महाराज, लेकिन अचानक से वो मंच से गायब हो गए, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि महाराज पर पहले से ही यौन शोषण के आरोप हैं। घटना के बाद आयोजकों ने मीडिया से अब दूरी बना ली है। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय साहू। संजय, क्या है पूरा मामला और अचानक से महामंडलेश्वर गायब कैसे हो गए, क्या जानकारी मिली इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज के ऊपर जब ये मामला सामने आया, किसी जो लड़की है उसने एक दिल्ली पुलिस को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर यौन शोषण का जो है वो आरोप लगाया है और उत्तम स्वामी जो महाराज है महामंडलेश्वर उनके ऊपर आरोप लगाया है। उसके बाद जब मीडिया उनसे मिलने के लिए पहुंचती है तो महाराज जो है वो मीडिया से नहीं मिलते। वहीं जो उनका 9 फरवरी से कल दिनांक 15 तारीख तक वो भागवत कथा का आयोजन जो चल रहा था, उसके बाद वो वहां पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। और साथ में जो आयोजक हैं वो भी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। जैसे ही हमारी भी टीम वहां पर पहुंची, हमने जब महाराज से बात करने की कोशिश की तो ये कहा गया कि महाराज जी आज सुबह जो है वो है नहीं है, साधना स्थली में चले गए। अब साधना स्थली कहाँ गए हैं ये भी किसी को नहीं मालूम है। तो ये कहा जा रहा है कि कुल मिला के वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा है और मीडिया से दूरी बनाकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि मीडिया के सामने आना था, उनको अपने बयान रखना था, उनकी बात रखना, बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्या संजय ये माना जाए कि वो कानूनी मामलों से बचने के लिए ही अभी जाकर के वो साइड हो गए हैं ताकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, या हो सकता है पुलिस पूछताछ कर ले, इसी वजह से वो फिलहाल जो है अज्ञात जगह पर निकल लिए हैं? निश्चित ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई है और उनके जो समर्थक हैं या जो आयोजक हैं उनका कहना है कि अभी महाराज जी से बात नहीं हो पा रही, महाराज जी मीडिया से नहीं मिलना चाह रहे हैं। वो एक भूमिका बना रहे हैं अपनी कि पहले हमको क्या पूरी प्रेस वार्ता बुलाएंगे, क्योंकि अगर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज जो है उनका यहाँ पर जबलपुर के पास भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट के पास एक मठ है, मठ में वो रहते हैं और मठ में यहाँ पर कार्यक्रम था उनका और लगभग 1 सप्ताह का जो कार्यक्रम था उसमें कल समापन होना था। लेकिन कल और आज की हम बात करें तो 2 दिन से वो वहां पर मंच पे भी नहीं पहुंच रहे। भागवत कथा का आयोजन जब वो कर रहे थे तो आयोजन भी नहीं कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ बात है जो अभी वो मीडिया को बताना नहीं चाह रहा है, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहा है। हालांकि मीडिया लगातार उनसे सवाल कर रही है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं हुई यौन शोषण की। जहां तक बात है तो वो दिल्ली जो लड़की है उसने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की है और वहां से पूरी जांच जो है वो की जा रही है। तो हम लोगों को अभी इस संदर्भ में कोई भी चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन महाराज का गायब होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो अपने आप को मीडिया से सेव करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मीडिया से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, ये तो सवाल है ही। लेकिन जिस लड़की ने इस पूरे मामले में आरोप लगाया है बाबा के ऊपर, क्या उस लड़की की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ आरोप हैं जिसकी बात से बाबा जो है वो छिपते नजर आ रहे हैं? आरोप उन्होंने ये कहा जा रहा है कि ये जो उत्तम स्वामी जी महाराज हैं जो महामंडलेश्वर हैं, इनकी कोई शिष्या है
जिसने ये आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप में उन्होंने जो यौन शोषण करने की बात कही है और लगभग ये भी कहा जा रहा है, जो कि सूत्रों से जानकारी मिल रही कि वो बाबा के पास वो पहले से थी, तो महामंडलेश्वर के पास पहले से थी। अब चूंकि शायद नहीं है या फिर उनको नहीं रखा गया, जैसा भी हो, लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविकता क्या है अभी ये किसी को समझ में नहीं। वास्तविकता क्या है ये अभी तय नहीं है, जांच पड़ताल में ही सामने आ पाएगा और खुद इंतजार करना होगा कि आखिर बाबा जो है वो कब मीडिया के सामने आते हैं और वो कब जाकर अपनी तरफ से वो सफाई पेश करते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया संजय साहू तमाम जानकारी के लिए। तो जबलपुर से अचानक से महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज मंच से गायब हो गए। इसके बाद से तरह तरह की बात की जा रही है। देखना होगा कि खुद महामंडलेश्वर इस मामले में क्या सफाई पेश करते हैं, पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर धार जिले से है, जहां पर नसबंदी के नाम पर जमकर मजाक किया गया। इस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई थी जो देखने के बाद भी हैरान करने वाली थी। दरअसल नसबंदी का कार्यक्रम तो आयोजित किया गया था, लेकिन यहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नसबंदी शिविर में भारी अव्यवस्था सामने आई, जहां शुक्रवार को 180 से अधिक आदिवासी महिलाओं की नसबंदी की गई, लेकिन पानी, बिस्तर और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को धूप में जमीन पर लिटा दिया गया। शिविर में बड़वानी से आए निजी डॉक्टर राकेश डावर ने अकेले ऑपरेशन किए, जिस पर प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठे। सीबीएमओ डॉक्टर वीर बहादुर सिंह मुवील की अनुपस्थिति भी चर्चा में रही। सीएमएचओ डॉक्टर अनीता सिंगारी ने नियम उल्लंघन कर मानते हुए बीएमओ को अटैच कर अब इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, ये नसबंदी का शिविर लगाया गया और इस नसबंदी कार्यक्रम के नाम पर महिलाओं को जमीन पर ऑपरेशन करके लिटा दिया गया। एक ही डॉक्टर ने 180 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी कर दी। कोई इंतजाम नहीं था, व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। महिलाओं को एक डॉक्टर पर 180 ऑपरेशन की जिम्मेदारी डाल दी गई। शिविर के दौरान जिम्मेदार जो अधिकारी थे वो नदारद थे, वो यहां आए ही नहीं थे। जब पूरे मामले की मीडिया में आई, जब तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, तो सीएमएचओ डॉक्टर अनीता सिंगारी ने नियम उल्लंघन मानते हुए बीएमओ को अटैच कर जांच के निर्देश दे दिए। सवाल यह है कि सीएमएचओ ने क्या इस कार्यक्रम की जानकारी हासिल नहीं की थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि नसबंदी कार्यक्रम में क्या क्या चीजें व्यवस्था होनी चाहिए यहां पर, ताकि महिलाएं जो नसबंदी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो? लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई, यहां कुछ भी नहीं था। पानी, बिस्तर, छाया जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं थी। एक स्ट्रेचर भी नहीं था, बेड भी नहीं था। महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। एक डॉक्टर के ऊपर 180 ऑपरेशन की जिम्मेदारी डाल दी गई। तो मध्य प्रदेश के धार जिले की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जब खबर आई सामने, इसके बाद से सीएमएचओ ने कार्रवाई तो की, लेकिन कई सवाल हैं कि इस तरीके से नसबंदी शिविर का आयोजन तो होना ही नहीं चाहिए था। सरकार इस तरीके के आयोजनों को बढ़ावा भी देती है, लेकिन यहां पर आयोजन के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक डॉक्टर 180 महिला का ऑपरेशन करेगा, तो अपने आप में ये शिविर जो है, ये नसबंदी शिविर सवालों के घेरे में आ जाती है। यहां पर पानी का भी इंतजाम नहीं किया गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जमीन पर तड़पती रही महिलाएं, ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। अंतिम खबर क्रिकेट से है। दरअसल कल भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप का ये मुकाबला जो है बेहद अहम होता है पूरी दुनिया के लिए, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं। तो कल भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ग्रुप ए की यह दोनों टीम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टकराएंगी। भारत और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। दोनों ही टीमों ने अपने 2-2 मैच जीत लिए हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। भारतीय टीम जहां एक बार फिर
विश्व कप में पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से कोलंबो जा रही है, तो वहीं सलमान आगा की नजर जीत दर्ज कर पाकिस्तानी फैंस की झोली में कुछ खुशियां डालने की होगी। तो कल बेहद निर्णायक दिन रहने वाला है। भारत और पाकिस्तान का मैच होना है और ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व रणजी क्रिकेटर अजय रामनानी जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। रामनानी जी, कल बेहद अहम मुकाबला है। दोनों टीमों ने पिछला दोनों मुकाबला अपना अपना जीत लिया है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम पाकिस्तान बहुत पीछे है। भारतीय टीम का प्रदर्शन तो बताता है कि कल कोई राइवलरी ही नहीं है, एक तरफा मैच होने वाला है जिसमें भारत को बढ़त हासिल है। देखिए, मुकाबला तो कांटे का होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम निश्चित रूप से बहुत मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले, और रिकॉर्ड भी जो देखेंगे तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। और आईसीसी में तो भारत ने लगभग सिर्फ 2 मैच छोड़ दें तो बाकी सब मैच पाकिस्तान को रहा है आईसीसी ट्रॉफीज में। तो मुकाबला एक तरफा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांटे का मुकाबला होना चाहिए। और भारत पाकिस्तान का मुकाबला है तो निश्चित रूप से ये कांटे का होगा तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, कांटे का मुकाबला होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वही मुकाबले देखने में मजे भी आते हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ कि पाकिस्तान टीम ने पहले बहिष्कार किया, इसके बाद अब उसने खुद कहा कि ठीक है भाई हम खेलेंगे, कुछ शर्तें हैं मान लीजिए, तो उसके बाद से अब ये मैच जो है वो पहले जितने भी मुकाबले हुए हैं उससे ज्यादा जो है हॉट हो गया है। क्या ये और जो है इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम पर, इसका पाकिस्तानी टीम पर इसका क्या दबाव रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने देखिए एक बचकानी सी हरकत की जो उन्होंने एक बार सारे एग्रीमेंट जब साइन हो जाते हैं आईसीसी के साथ कि हम ये वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उसके बाद वो कभी मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन उनकी सरकार ने ये एक्ट से ये निर्णय लिया था, जबकि इन्होंने इनकी पीसीबी ने कभी भी आईसीसी को लिख के नहीं दिया। तो निश्चित रूप से ये जो दबाव है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले खेलने से मना किया, फिर अब वो खेलने आ रहे हैं। उसके बाद अगर वो हारते हैं तो उनके लिए बहुत किरकिरी होगी उनके देश में। उनकी ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो ये मुझे लगता है कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि वर्ल्ड कप में दबाव सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, भारत के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है इस मैच में। बिल्कुल, भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है और आंकड़े भी यही बताते हैं कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। लेकिन सर, मैच के अगर अंदरूनी हिस्से में जाए तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की स्पिनर जो है वो बेहद अहम रहते हैं T20 वर्ल्ड कप में। और इस बार भी पाकिस्तान टीम जो है कई स्पिनरों को लेकर श्रीलंका पहुंच रही है। तो क्या स्पिनर्स जो हैं वो भारतीय टीम के लिए वो टफ रहेंगे या वो आसान रहने वाले हैं? जी, देखिए, पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। और उनके खासकर तो एक डिसीविंग स्पिनर जो तारिक है, जिनके एक्शन के ऊपर भी बातें चल रही है। तो लेकिन देखिए, भारत में ऑलरेडी भारत के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं और भारत के खिलाड़ी सक्षम है, वो स्पिनर अच्छे स्पिनर्स खेलना जानते हैं। और भारत में भी काफी अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं। तो भले ही पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन भारत मुझे बिल्कुल ये भारत जो है बहुत अच्छे से उनके स्पिनर्स को खेलेंगे और एक बड़ा स्कोर भी बनाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, एक अच्छा स्कोर बनाएंगे और बेहतरीन स्कोर के साथ जो है भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी। मैं आपसे एक और सवाल का जवाब चाहता हूं सर। भारतीय टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन रही है, और लेकिन सवाल यह है कि भारतीय टीम के जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, उनको जो है किस तरीके से आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी शुरुआत करनी चाहिए। टॉस के सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि पहले भारतीय टीम को क्या लेना चाहिए? वो तो टॉस ही उस वक्त बताएगा, लेकिन अभी आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए आर प्रेमदासा स्टेडियम में? देखिए, प्रेमदासा स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे ज्यादातर मुकाबले भारत ने जीते, प्लस वहाँ का विकेट जो है थोड़ा बहुत वो स्पिनर्स को मदद करता है। तो मुझे लगता है कि बाकी देखा जाए तो विकेट बहुत अच्छा है और भारत के खिलाड़ियों के अनुरूप भी विकेट है। तो अगर टॉस जीतते हैं तो हो सकता है भारत पहले बैटिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे क्वालिटी स्पिनर है। तो भारत पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर अगर खड़ा कर लेता है तो वैसे ही पाकिस्तान दबाव में है, वो बाद में बैटिंग
करेगी तो उनके ऊपर काफी दबाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल दबाव बढ़ जाएगा और ये भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात रहेगी, पर देखना होगा, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है और कल ये मैच होना है। बहुत शुक्रिया जयराम नानी जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।